बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब ने सदारत की है मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद। अगर आप कुछ चीज़ें नोट करें तो वो सिंपली ये है कि मरीम नवाज साहबा ने जब आखिरी मरतबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पे, तो उसमें उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ साहब पंजाब के लीडर हैं और ज़्यादा फोकस उनका इस बात पे था कि पंजाब के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा अहम रोल है। उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पे जो है वो पोर्ट्रे नहीं किया गया, एक नेशनल लीडर के तौर पे पोर्ट्रे नहीं किया गया। दूसरा, उसमें एक चीज़ और जो काबिल ज़िक्र है जिसको नोट किया जा सकता है कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयानिए का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। और फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मफाहमत की पॉलिसी पे और इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब भी उन लोगों में से हैं जो बोझ नहीं उठा सकते। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मेरे भाई जो हैं वो मुकम्मल तौर पे मेरे बयानिए के साथ खड़े थे और उसकी सपोर्ट में खड़े थे। हालांकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुफिया मुलाकातें कर रहे थे और खुफिया मुलाकातों के अंदर वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मफाहमत हो जाए, किसी तरह मामला तय हो जाए। तो एक्चुअली PMLN ने विकेट के दोनों तरफ खेला है। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ साहब अपना एक नया बयानिया लेकर आए हैं जिसपे वो कह रहे हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है, कोई पाक फौज के किसी बंदे से मिलेगा नहीं ज़ाती हैसियत में या पार्टी की हैसियत में, और अगर मिलेगा तो फिर उसके लिए बाकायदा आगाह करेगा और फिर ये मुलाकात पब्लिकली होगी और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसकी नौबत क्यों आई, ये बड़ी एक सख्त चीज़ है। और दूसरा, वो नवाज शरीफ जो बहुत सख्त बीमार हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बीमारी की वजह से गए थे, उन्होंने ये ऑफ़र किया कि आप जब हुक्म करेंगे मैं आपके लिए हाजिर हूँ और हर लम्हे आपके साथ खड़ा हूँ और मैं रोज़ाना कहेंगे तो रोज़ाना भी आपके लिए तैयार हूँ आके बातचीत करने का। नवाज शरीफ साहब जो है वो बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आ रहे हैं और लेकिन वो बीमारी का जो है वो बताकर गए हुए हैं बरतानिया, और उन्होंने ये वादा किया था कि वो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो है वो भिजवाएंगे। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी कह रही हैं कि उन्होंने कहा था कि लंदन से वो अपने प्लेटलेट्स की रिपोर्ट भिजवाएंगे। तो मैंने भी ये दरख्वास्त कर रखी है PMLN से कि जो 2 रिपोर्टें उनके पास मौजूद हैं हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक के अंदर, उन दोनों में मियाँ साहब के प्लेटलेट्स कितने थे, नवंबर में जब पाकिस्तान से बाहर गए थे आखिरी 10 दिनों में 2 मरतबा उन्होंने ये प्लेटलेट्स की जो है वो टेस्ट करवाया था, वो रिपोर्टें शेयर की जाएँ पाकिस्तानी मीडिया के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ और उसके बाद वाली भी, लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे। दूसरी जानिब जिन अदालतों के बारे में PMLN जब उनके हक़ में फ़ैसला आता है तो वो कहती है बहुत शानदार अदालतें हैं, जजेस जो हैं वो इंसाफ का बोलबाला कर रहे हैं। आज ऐसी ही एक अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और उसके बाद जो अदालत है, अदालत के जो रिमार्क बड़े सख्त हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इज़हार बरमी करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से सख्त रिमार्क्स में कहा कि मुल्ज़िम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गया और लंदन बैठकर अवाम और हुकूमत पर हंसता होगा। कल नवाज शरीफ वापस आकर ये नहीं कह सकते कि मुझे वारंट गिरफ्तारी का इल्म नहीं है। अब अदालत कह रही है, हम नहीं कह रहे। हम तो पहले कह रहे थे, तब अदालत नहीं कह रही थी, और अब अदालत कह रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब अवाम को और हुकूमत को धोखा देकर पाकिस्तान से बाहर लंदन चले गए हैं। इन चीज़ों से हम बातचीत का आगाज़ करेंगे और अपोजिशन की तहरीक पे भी बात करेंगे, और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, उस पर बात करनी है। अद्वियात की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सैयदा शहला रज़ा साहिबा, सूबाई वज़ीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ चौधरी जाफ़र इकबाल साहब मौजूद हैं, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सैयदा शहला रज़ा साहिबा, आपकी पार्टी ने भी ये कहा था जब मियाँ साहब बाहर गए थे कि कोई चक्कर है, और तब आपने भी ये कहा था कि ये इस तरह नहीं हो गया कि मियाँ साहब बाहर चले गए, भेजने वालों ने भेजा है। और आपने ये भी कहा था कि ये रिलीफ हमेशा मियाँ साहब को क्यों मिलता है, उनको माजी में भी मिलता रहा है और अब भी उनको मिल गया है। क्या आपको लगता है कि अदालत अब जिस नतीजे में पहुंची है कि वो धोखा देकर गए हैं, ये आप तस्लीम कर सकते हैं इस बात को कि नवाज शरीफ साहब धोखा देकर पाकिस्तान से बाहर गए हैं और अब अपनी पार्टी की क़यादत कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर? अच्छा देखिए जी, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख में जिसका जो किरदार रहा है वो सबके सामने है। और रही बात इस दफ़ा मियां नवाज शरीफ का जाना,
तो इसकी तो जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत का डॉक्टर का बोर्ड है, हुकूमत की वज़ीर सेहत हैं, शौकत खानम का डॉक्टर फैसल जो इस वक़्त वज़ीर हैं, ये सब लोग हैं। और अदालत ने तो सिर्फ़ उसकी मॉडलिटी जो है वो तय की थी। और तो मैं ये समझूँ कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म और उनकी पूरी पूरी टीम और उनके पूरे डॉक्टर्स और उनके पूरे लोगों को बेवकूफ़ बना गए। अगर मैं ये समझूँ, ये तो अदालत तो भी कह फिर रही है कि धोखा हुकूमत दे गया। को तो फिर हुकूमत को जवाज़ नहीं है कि वो जिनको समझती है कि उनको इस तरह से करके चले गए, तो फिर वो क्यों हुकूमत कर रहे हैं? एक तरफ तो वो 6-6 महीने ज़रदारी साहब को और फरियाल तालपुर साहिबा को रखते हैं बगैर रेफ़रेंस दायर किए। खुर्शीद शाह साहब को 1 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं कर सके। इसके अलावा मेरे स्पीकर साहब जो हैं, जिनको दूसरे दिन कराची आना था, उनको वहाँ से गिरफ्तार करके लाया जाता है। 7 घंटे उनके घर के मर्दों को बाहर निकाल के ख़वातीन के साथ मिसबिहेव करके वो शवाहिद ढूँढे जाते हैं, जो आज तक नहीं मिल सके और आज तक उन पे रेफ़रेंस नहीं दाखिल हो सका। तो एक शख्स की रिपोर्ट्स उनको कुछ लगी होंगी तो उन्होंने भेजा ना, या उनकी आँखों पे कोई पट्टी बन गई थी, या उनकी अक़ल पे कोई पर्दा पड़ गया था, या कोई ज़बान बंदी का तावीज़ हो गया था, क्या हो गया था मुझे बताएँ ना, तो मैं क्या समझूँ? मुझे तो आपकी पुरानी बात पे यकीन है शैलापा, जो आपने पहले कहा था। आप लोगों ने कहा था कि नवाज शरीफ को हमेशा डील भी मिल जाती है, ढील भी मिल जाती है, दोबारा मिल गई है। देखिए, तारीख में मैंने कहा कि तारीख जो है पाकिस्तान की, उसमें जिसका जो सियासी किरदार और सियासी रिलीफ रहा है, मैं उस पे पर्दा तो नहीं डाल सकती। वो एक हाँ, लेकिन जो मैं अब हमारी जो बात है जिसको आप फिर पूछेंगे और आमिर लियाकत बैठे हैं, वो भी घुमा के लाएँगे। बात ये है कि जो हमारे 26 नुकात हैं, जिसमें हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम जो है वो हमारे जो मिनिमम आइटम्स जो हैं एजेंडा के, हमारे जो है उस पे हमारा डेमोक्रेटिक मूवमेंट है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उस पे मुत्तफ़िक़ हैं। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो कि ऑपोज़िशन में हैं, एक-दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, एक-दूसरे की बातें करनी है। लेकिन इस वक़्त हमारा टारगेट ये हुकूमत है जिसको 2 साल हो गए, जिसने पाकिस्तान की मईशत जो है नेगेटिव कर दी, जिसने ठीक है, अवाम को एक ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है, इसको सेपरेट रखा जाए। ठीक बात है आपकी कि आपका मुश्तरका एजेंडा, इसलिए आप काम कर रहे हैं। कोई आप में से एक दूसरे को अगर जहर भी लगता है, बुरा भी लगता है, मुश्तरका दुश्मन से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए जा सकता है। लेकिन मैं अब चौधरी जाफर इकबाल साहब, अब तो हाई कोर्ट कह रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब धोखा देकर पाकिस्तान से बाहर गए हैं, और अब वो आगे जो जुमला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि और लंदन बैठकर अवाम और हुकूमत पर हंसता होगा कि मैंने इनको धोखा दिया, बेवकूफ़ बनाया। तो अब आपके ख्याल में, यानी हाई कोर्ट कह रही है सर, अभी भी यकीन नहीं आ रहा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने का और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे कायद का मौक़िफ़ आपके चैनल के ज़रिए अवाम तक पहुँचाने का। अदालत ने जब अकामा 10 जिल्दों में से वो जो बतौर शाह महमूद कुरैशी साहब से के ऊँटों पे लाद के लाने थे, उस 10 वॉल्यूम्स में से जब एक सिर्फ अकामा निकाला और उसको भी ट्रायल कोर्ट में नहीं भेजा, सुप्रीम कोर्ट में जिसका फैसला किया, और कोई चीज़ इसके अलावा ना निकाल सके, लेकिन आगाज़ कहाँ से किया? गॉडफादर, सिसिलियन माफिया, हम हाजिर हैं। इमरान खान साहब, हमें इससे ज़्यादा आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि मैं जिस तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ वो अवामी नुमाइंदे हैं। हम हर अदालत, चाहे अवामी हो चाहे पाकिस्तान की अदलिया का कोई कोर्ट हो, हाजिर होने के लिए भी तैयार हैं और हमें जो कुछ कहा जाए वो सुनने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मेरा साथ ये सवाल है, आज वाली जो अदालत है, एक सेकंड, आज वाली जो अदालत है सर, एक सेकंड, आज वाली जो अदालत है, ये आज़ाद है या कैद है? क्योंकि आपको कोई अदालत आपको आज़ाद लगती है कभी कभी, और कोई आपको कैद लगती है, फंसी हुई लगती है, मजबूर लगती है। तो आज वाली जो अदालत है वो आपको कैसी लग रही थी? मेरा ख्याल है कि मुझे अगर आपके सवाल का जवाब अपने अल्फाज में देने दिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। जरूर दीजिए।
और मैं किसी एक फर्द या किसी एक जज के बारे में या एक अदालत के नहीं, मैं एक ओवरऑल बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि ये जज साहिबान हों या कोई भी दूसरा हो, वो मेरे टैक्स से उनको तनख्वाह जाती और मिलती है और मुझे हक हासिल है कि मैं उनके फैसलों के ऊपर बात कर सकूं। और जब फैसलों पे बात करनी होगी तो 2-3 मिसालें देने से बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि कौन क्या कहता है और कब उसे क्या कहना है। राव अनवार साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, बल्कि पेश होने से पहले एक नामालूम मुकाम से ख़त लिखा और सुप्रीम कोर्ट ने उनके अकाउंट खोल दिए जो मुंजमद किए हुए थे, और वो अपने बच्चों के लिए या अपने घर को चलाने के लिए बिल्कुल आज़ाद पाते हैं, उन्हें हाजिर नहीं होना पड़ता, एक नामालूम मुकाम से ख़त। फिर जिस दिन वो हाजिर होते हैं उस दिन उनकी गाड़ी सुप्रीम कोर्ट के किस पोरेज में जाके रुकती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जो रिलीफ मिला और फिर वो एयरपोर्ट कैसे पहुंचे और गए, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। इसी तरह परवेज मुशर्रफ साहब इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश होते हैं। आपको ये सारा कुछ कैसे पता चला? फैसला आता है राव अनवार की ये सारी एपिसोड आपको सर एक मिनट सर, राव अनवार के बारे में ये सारी कार्रवाई जो राव अनवार की हुई, आपको ये सारा कुछ कैसे पता चला? आप वहां मौजूद थे? ये बड़ा ओपन सीक्रेट है, ये आपने मीडिया में चलाया। तो अभी आप कह रहे हैं उस पर कोई बात नहीं करेगा, मीडिया ने बात की है तो आपने सुना ना सर। सर एक मिनट रुक जाए, सर रुक जाए। अगर मीडिया इस पे बात ना करता, शोर ना मचाता, हम इसके ऊपर प्रोग्राम्स ना करते, हम ये सवाल ना उठाते, तो चौधरी जाफर इकबाल को कैसे पता चलता? अभी आप कह रहे हैं किसी ने बात ही नहीं की। तो सर हमने तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। देखिए जी, हमने तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। नहीं तो राव अनवार वाली बात गलत है, हमने आवाज उठाई वाली बात गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि नहीं वो हुआ, ये आपने नहीं कहा, ये आपको सर ये जुल्म आपको हमने बताया। मुशर्रफ साहब, ये हमने बताया आपको सर। इमरान खान साहब, आप मुझे अपना मौकफ देने देंगे? नहीं, आपने कहा कि कोई बात नहीं करता उस पर, तो मैंने आपको बताया कि हमने ही बात की उस पर, आपने हमसे सुना का जवाब देने की जिसारत कर लूं? जी जी प्लीज सर दीजिएगा। नहीं, घर से तो कोई भी नहीं, आप खुद जो कुछ बता रहे हैं ये घर में बैठे आपको किसी ने नहीं बताया। आपने भी कोई किताब देखी, आपने भी किसी की ट्वीट पढ़ी, आपने भी कहीं जाके, आपको मुझे भी बंद कमरे में कुछ नहीं मिलता। मैं सर फील्ड जर्नलिस्ट हूं, आप अपनी बात पढ़ता है सर, हम जर्नलिस्ट हैं ना सर, हम तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं फिर आप तक पहुंचाते हैं, हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। तो हम सियासी कारकुन हैं, हम भी यही करते हैं। हम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राव अनवार एक जालिम आदमी है, उसने बहुत जुल्म किया है। राव अनवार के जुल्म के खिलाफ मीडिया ने आवाज उठाई। राव अनवार को जिस तरह का स्पेशल प्रोटोकॉल मिला, जो स्पेशल प्रोटोकॉल की बात मैं वही कह रहा हूं कि जो स्पेशल प्रोटोकॉल, अदालत के रवैये की बात कर रहा हूं, जो स्पेशल प्रोटोकॉल परवेज मुशर्रफ को और राव अनवार को मिला, वो मुशर्रफ साहब सख्त ज्यादती है। मुझे बात करने देंगे? जी जी फरमाइए। आप मुझे बात करने देंगे? परवेज मुशर्रफ साहब इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश हुए, उनके खिलाफ फैसला आया, उन्हें वहां से भगा के ले गाया गया, क्या नहीं ऐसा हुआ? एहसानुल्लाह एहसान, एपीएस के बच्चों का कातिल फरार हो जाता है, किसी का सर शर्म से नहीं झुकता, किसी को कोई ख्याल नहीं आता, वो कहां बैठा होगा, वो नहीं हंस रहा होगा। जिन लोगों को मुशर्रफ ने पकड़ के अमेरिका के हवाले किया था, आज वो बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं अफगान अमन के लिए, किसी का सर शर्म से झुकता है? और रही बात मियां नवाज शरीफ की, मियां नवाज शरीफ इन अदालतों में पेश हुए, भागे नहीं, सजा हुई, वापस आके पेश हुए और वो सजा काटी, और मियां नवाज शरीफ अब भी वापस आ रहे हैं, और आकर उन्हें कोई काल कोठरी में रखे, उन्हें हथकड़ियां लगाए, उन्हें जेल में रखे, वो आके यहीं पे रहेंगे। और जब बाहर भेजने की बात आती है, हुकूमत वक्त ने और अदालत ने इजाजत दी, तब वो गए। जी ठीक है। अब मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब, क्योंकि एहसान के मामले में, राव अनवार के मामले में, परवेज मुशर्रफ के मामले में ये बड़ा गलत हुआ है, शायद इसलिए नवाज शरीफ साहब को आप ये नहीं कह सकते कि वो धोखा देकर गए हैं। देखिए, मैंने तो ये नहीं कहा कि वो धोखा देकर गए, अदालत के अल्फाज हैं और राज्य अदालत के लिए, मैं तो कह भी नहीं रहा कि धोखा देकर गए, वो तो हमें धोकर गए, धोखा देके तो नहीं गए, धो डाला उन्होंने हमें। इसलिए कि वो सारी रिपोर्टें, वो तमाम चीज़ें, शैला साहबा सही कह रही थी
फिर वो कहती है आमिर लियाकत घुमा के बात करते हैं। मैं घुमा के नहीं करता बात, मैं खुद इतना घूम चुका हूं कि मेरी अब समझ में नहीं आता घुमाऊं कैसे। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो हकाइक हैं उनको अगर मद्देनजर रखा जाए तो उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स में हमें धोया, उन्होंने अपने प्लेटलेट्स में हमें धोया, उन्होंने हमें पूरी तरह धोया, और धोने के बाद उनकी जो रिपोर्टें सामने आई वो शौकत खानम की तरफ से आई थी, वो डॉक्टर की तरफ से आई थी। आज अगर हम ये कहते हैं कि हम नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे तो इमरान रियाज खान साहब हम गलत कहते हैं, हम गलत कहते हैं। हम एक कन्विक्टेड, एक रियासत के मुजरिम, एक सजा याफ्ता शख्स को तो वापस नहीं ला सके आज तक, जिसका नाम टेलीविजन पर लेना ममनू है। जब हम उसको नहीं ला सके तो हम नवाज शरीफ साहब को क्या लाएंगे? हम खोया हुआ आबिद तलाश नहीं कर पाए तो बोया हुआ नवाज शरीफ कैसे जड़ से उखाड़ेंगे? ये बड़ा समझने वाली बात है। आबिद आपको नहीं मिलेगा सर। आबिद के बारे में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो अल्लाह करे गलत हो, लेकिन मुझे 3 बड़े जबरदस्त जो क्राइम रिपोर्टर ने उन्होंने बताया कि आबिद पुलिस के कहने पे और उनकी मदद से डकैतियां करता था। पुलिस वालों के उसके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, और अगर वो पकड़ा गया और उसको मीडिया के सामने लाया गया तो आबिद बता देगा कि कौन कौन सा पुलिस वाला मेरे से कब कब और कैसे कैसे डकैती करवाता था। एक रिपोर्टर ने तो मुझे यहां तक कहा कि इस बात का कभी इम्कान है कि आबिद को मार के कहीं दबा दिया गया है, अब उसकी लाश भी नहीं मिलेगी, पता भी नहीं चलेगा ये बंदा गया किधर, इस किस्म की। लेकिन ये इंफॉर्मेशन अभी अनवेरीफाइड है। लेकिन मुझे कुछ क्राइम रिपोर्टर से जब मेरी बात होती है, या ऐसे लोग जो क्राइम को समझते हैं उनसे मेरी बात होती है, और कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो इस किस्म की चेमगुइयां वहां हो रही हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरी बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर लियाकत हुसैन साहब, ये आपकी हुकूमत कह रही है बार बार नवाज शरीफ को लेकर आएंगे, दोबारा खत लिखने का फैसला किया है, आप बहुत ज्यादा मायूसी का इजहार कर रहे हैं। अब सिचुएशन तो सबके सामने है। मैं मायूसी का इजहार नहीं कर रहा, मैं हकीकत पसंदी पर मुश्तमिल बात कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि मैं वेरी इग्नोर्ड पर्सन, वीआईपी तो हूँ लेकिन वेरी इग्नोर्ड पर्सन हूँ। लेकिन मैं अपनी हकीकत पसंदी के साथ ये आपको बता रहा हूँ कि जो बात हम कह रहे हैं वो हम कर नहीं सकते। देखिए ना, ये बात ऐसी है कि मोमिनों वो बात कहते क्यों जो तुम कर नहीं सकते, तो ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं। उसकी वजह ये है कि मैं आपको जो सीधी सीधी बात है, आप जितने खत लिखे, जितना कुछ कर ले, पूरी कौम जानती है हमारा एक्स्ट्राडिशन का कोई मुआहिदा ये बरतानिया से नहीं है। हम जब नहीं है मुआहिदा तो हम कैसे ला सकते? फिर उसके अलावा उनके इवन फील्ड अपार्टमेंट हैं, उनके वहाँ पे कारोबार हैं, वो वहाँ पर रहते हैं, वो तमाम चीज़ें। लेकिन मुझे असल में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई वो इस बात पर हुई कि जब हम ये कहते कि हम किसी भी तरह ले आएंगे, हम कुछ भी कर लें, इससे ज़रा कौम को ज़रा थोड़ा एक धचका पहुँचता है, और वो पहुँच रहा है, बहुत सारी चीज़ों में पहुँच रहा है। हमें सच्चाई के साथ ये बात करनी चाहिए कि हमारे साथ धोखा हुआ, जो कि अदालत ने भी आज कह दिया कि वो धोखा देकर निकल गए, धोखा दिया उन्होंने, वहाँ चले गए, वहाँ से वो सियासत कर रहे हैं, वहाँ से वो बयानात दे रहे हैं, वो अलग बात है। अभी थोड़ी देर पहले जाफर इकबाल साहब फरमा रहे थे, और जाफर इकबाल साहब जानते हैं मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, उनकी इतनी इज्जत करता हूँ। जाफर इकबाल साहब फरमा रहे थे कि ये हमारे दरमियान तजाद हो जाता है, इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन हम दोनों मिलकर सियासत कर रहे हैं। लेकिन आज मेरी तरफ से आप ये पूछ लीजिएगा जाफर इकबाल साहब से कि फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने मंसूर अली खान साहब से बात करते हुए क्यों कहा कि मुझे आसिफ जरदारी पर एतमाद नहीं है? अगर ख्वाजा आसिफ साहब को एतमाद नहीं है तो फिर ये लोग पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर कैसे कर रहे हैं सियासत, कैसे कर सकेंगे? अरे चौधरी साहब, इसका आप जवाब दे दें। अभी तो ये सियासत मिलके करने वाली तो सिर्फ मजबूरी है, वरना इलेक्शन तो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है। जी शैला रज़ा साहब को कमेंट करना चाहिए, पहले आप कर लें, फिर मैं चौधरी साहब के पास जाता हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आमिर, हम जितनी पार्टियां इकट्ठी हैं सबका अपना मंशूर है, सब ने अपने अपने मंशूर पे इलेक्शन में जाना है। चौधरी साहब एक सेकंड जरा शैला साहब को बात कर देना, फिर इसके बाद। जी शैला पा। हाँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हुकूमत हेड़े होकर पेड़े खाने की बात क्यों कर रही है। आपके डॉक्टर तर्जुमान, आपके टेस्ट लिखने वाले, आपके लोग रिपोर्ट्स बनाने वाले, आपके लोग तशवीश जाहिर करने वाले, आपके लोग, और जहां जैसे ही वो गए तो वो कैसे गए? ऐसे नहीं करना चाहिए। जो आपने किया उसकी जिम्मेदारी आप खुद ले। और जहां तक मैंने कहा कि हमारा एक दूसरे के केस में हम कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे ये 26 के 26 पॉइंट सामने है मेरे हाथ में, सबने देख लिया कि ये क्या है और किस बुनियाद पर हम सब इकट्ठे हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ धोखा देके निकल गए, तो
मैं ये कहती हूँ कि फिर आप अगर एक आदमी से धोखा खा रहे हैं तो आपका जवाब नहीं बनता। वैसे ये तो ये सवाल है कि एक आदमी जेल में बैठा हुआ है, बेचारे के वसाइल महदूद हैं, और वो एक हुकूमत को चक्कर देके चला जाए, हुकूमत को पता ही ना चले, ये तो मुमकिन नहीं है। देखें, मैंने सितंबर में खबर दी थी कि मियाँ साहब जा रहे हैं और मियाँ साहब की बातचीत हो चुकी है और मियाँ साहब के जाने के लिए कोई प्लान किया जाए। प्लेटलेस का प्लान बना, प्लेटलेस मियाँ साहब के कम कर दिए गए। डॉक्टर फायदा बशीर साहिबा जो हेड ऑफ पैथोलॉजिस्ट हैं अस्पताल की, आप चेक करवा लें। बातचीत मियाँ साहब की किससे हुई थी जाने के मुतालिक? मैं आपको बता देता हूं जनाब, उन्हीं से जिनसे अब मियाँ साहब कहते हैं हम नहीं मिलेंगे। किन्हीं से बता देना। उन्हीं से जिनसे अब मियाँ साहब कहते हैं हम नहीं मिलेंगे, उन्हीं से हुई थी। बता दें किनसे हुई थी? जिनसे मियाँ साहब कहते हैं अब हम नहीं मिलेंगे। किनसे नहीं मिलेंगे? किनसे नहीं मिलेंगे? किनसे नहीं मिलेंगे? आप बताएं नाम। अरे आप असल में जाफर इकबाल साहब, जाफर भाई असल में ये कहना चाह रहे हैं इमरान भाई आपको कि शर्म, वहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेते आप? वो जी मगर ये सब क्या है, तुम उनका नाम क्यों नहीं लेते? वाह, अच्छा मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। मैं आपके लिए जाफर साहब एक मैं आपको बता दूं, जब मिलता है सदा जहर का प्याला। इमरान साहब एक मिनट। अरे भाई, सच बात पे मिलता है सदा जहर का प्याला, जीना है तो जुर्रत इजहार ना मांगो। आप अच्छा नहीं, लेकिन अब तो आप जुर्रत इजहार कर रहे हैं ना सर, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से है। हाँ जी जी फरमाइए। मैं कर रहा हूं ना, सुन लीजिए। जिनका आप कह रहे हैं मिलते हैं, उन्होंने तो अगले दिन कहा हमें सियासत से दूर रखें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। फिर आप कैसे कह रहे हैं उनसे मिलते हैं? जनाब मैंने आपको बताया कि मैंने सितंबर में यह खबर दी थी। इस खबर के ऊपर आप सहाफियों को हाई कोर्ट तक ले गए थे। हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने यहां तक कहा कि आप इसको लगा रहे हैं। सर आप लोगों ने तरलाई इतना डाला उनका, आप लोगों ने बंदे इतने डाले बीच में। मेरे पास पूरी कहानी है, किसी दिन बैठिएगा आपको बता दूंगा। आप नेशनल टीवी पे सबको नंगा तो ना करें। आप ये कह रहे हैं कि ये आपके कहने के मुताबिक जो आमिर लियाकत भाई की पार्टी ने धोखा खाया, वो धोखा जो है वो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाया। नहीं, जिसको धोखा दिया आपकी पार्टी ने, वो एस्टेब्लिशमेंट थी। मैं ये कह रहा हूं, जिसको मियां नवाज शरीफ चक्कर देकर गए वो एस्टेब्लिशमेंट थी। मैं ये कह रहा हूं। चले यूं कर लें, अगर आपकी ये बात दुरुस्त है, ये आपका मौकफ है। मेरा मौकफ, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक शख्स जो अस्पताल में है, जो जेल में है, जो नैब की कस्टडी में है, उसके सामने इतनी बेबस है, तो फिर बाकी मामलात कैसे चलेंगे? फिर तो वैसे मुझे पता है कि क्यों बेबस थी। बिल्कुल वैसे मुझे पता है कि क्यों बेबस थी। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब अगर आप जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मुझे पता है कि क्यों बेबस थी और ये कहां से शुरू हुआ था मामला। जी आमिर लियाकत हुसैन साहब बता दें। देखिए बेबसी पर जाते ही नहीं, सच्ची बात कर मैं तो देखिए जी झूठ क्यों बोलूं फरोगे मसलहत के नाम पर। जिंदगी प्यारी सही लेकिन मुझे मरना तो है। मैं तो बेबसी की बात नहीं करता। वो जिनसे बात करके गए वो वही लोग हैं जिनसे एक दफा मुआहदा हुआ था 7 साल का, 8 साल का या 10 साल का, और वहां गए थे 7 साल में। वही सारे लोग हैं। समझ लें आप, वही लोग हैं। बाकी रही बात, एक बात कह दूं, आप कह रहे थे कि कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं डीजल गिर गया है। हाँ, डीजल की कीमत कम हुई है। लेकिन मैं चले एक चीज और मियां नवाज शरीफ साहब ने, जरा आप पता करवा लीजिएगा, चौधरी जाफर साहब आपके बड़े वसाइल हैं, सोर्सेज हैं आपके पास, कि अपनी जेल से जमानत होने से पहले, वहां से जेल से निकल के नैब के दफ्तर जाने से पहले, चंद दिन पहले, जब किसी को नहीं पता था, मियां साहब ने जेल में तमाम लोगों को मिठाई खिलाई थी और ये कहा था अपने करीबी लोगों को जेल में कि मैं तो जा रहा वहां। और एग्जैक्टली यही बाद में हुआ था। और मियां साहब को कुछ गाड़ियों में लोग आए थे, वो मियां साहब को मिले थे, कुछ खास लोगों ने उनसे मुलाकातें की थी। फिर मियां साहब नैब के दफ्तर चले गए, फिर नैब के दफ्तर में मुलाकातें हुई, फिर फजलुर रहमान साहब का धरना चल रहा था, प्रेशर जनरेट किया गया। मियां साहब के प्लेटलेट्स एक रात को अचानक कम हुए, और जिस टेक्निकल तरीके से कम हुए, चौधरी जाफर साहब कभी अपनी पार्टी से एक सवाल कीजिएगा, उनसे कहिएगा कि जिस आदमी के 2000 प्लेटलेट्स थे लाहौर एयरपोर्ट पे, वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे जब उतरा और वहां पे जब उसने ब्लड टेस्ट करवाया तो वो 2,38,000 कैसे हो गए, उसकी रिपोर्ट जरा उनसे मांग लें, आपको पता चल जाएगा। मैं इसका जवाब देता हूं। मैं पार्टी हूं इमरान साहब, मैं पार्टी हूं, मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो वो जो छुप के आके मिलते हैं एम्बुलेंसेज में, जरा वो चेहरे से नकाब उठाएं, वो आके बताएं। वो क्यों नहीं बताते? मियां साहब बताएं जिनको मिलते रहे।
हम डाकू हैं, हम इस मुल्क को तबाह करने वाले हैं। जी मियां साहब को मिलते रहे, मियां साहब बता दें किस किस को मिलके गए हैं वो। और जो प्लेट नहीं तो फिर खुल के आए ना, वो एम्बुलेंसेज में बैठ के क्यों आते हैं? सर मियां साहब बता रहे हैं, नाम सारे उनसे पूछे। वो अदालतों में आते हैं तब भी मुंह के सामने डायरी रखी होती है। आप मियां साहब से पूछ रहे, मियां साहब आपको बता दें, लेट के आते हैं। और फिर आप जो प्लेट यार आमिर भाई जो आप प्लेट मजाक थोड़ी हो रहा है यार, सिंपली यार बात ये है कि मियां साहब को निकाला गया मक्खन में से बाल की तरह, मियां साहब को निकाला गया मक्खन में से बाल की तरह। और अब क्यों निकाला गया? मियां साहब को मक्खन में से बाल की तरह निकाला गया। आप वजह भी बता दें। आप बताइए क्यों निकाला गया मियां साहब को? इमरान खान क्यों निकाला गया? जिस आदमी को आप सारे मुजरिम कहते हैं, जिसको आप गद्दार कहते हैं, जिसको आप अभी ये शेख रशीद और सबके बयान सुने मोदी का यार कहते हैं, तो आपके कहने के सर देखें, मुझे तो उस दिन भी इख्तलाफ था आर्मी की, मुझे तो सर पाकिस्तान से फरार कराया। मुझे तो पहले दिन से इख्तलाफ था, मैं कह रहा था डील हो रही है, हमें तो अदालत में बुला के अदालत ने मना किया है कि आपने डील का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना। हमें तो साइड पे कौन खेलता है सर? हमें तो अदालत में बुलाकर मना किया गया कि आपने डील का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, तो हम तो डील कहते भी नहीं। फिर बाद में बैठ के आके मिलने वाले वो सियासी कायदीन की मुलाकातों चले अब कम से कम मेलिंग के लिए मैंने सर एक सेकंड अब यहाँ रुकिएगा सर, मैंने चौधरी साहब आज तक कोई जवाब चौधरी साहब मैंने एम्बुलेंस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आमिर भाई आप भी गवाह हैं, एम्बुलेंस का लफ्ज जो है वो चौधरी साहब ने इस्तेमाल किया कि एम्बुलेंस में मिलने आए, ठीक है ना। अब चौधरी साहब बता रहे हैं कि जो मिलने आए थे वो एम्बुलेंस में मिलने आए थे। उस वक्त मिल कौन रहा था? वो आदमी जो आज कह रहा है कोई ना मिले, कोई ना मिले। अब मुझे ये बताएं ये क्या चल रहा है चौधरी साहब? जी मैं बताता हूं जी। कोट लखपत जेल में कैद हैं और मिलने के लिए वो आते हैं आपके बकौल कि वो वहां गए और मिले, और आपके बकौल एम्बुलेंस में गए, कस्टडी में भी मिले, ठीक है जी। तो किसने मजबूर किया था कि वो एक कैदी को मिलने जाएं? मिलने जाने वाले की गलती है या जो वहां पे मिला उसकी गलती है? सर मिलने वाला जो है वो एक बहुत बड़ा वो इनकार कर सकता था कि मैं नहीं मिलता, खुफिया मुलाकात नहीं करूंगा। कौन चल के गया? इमरान खान। सर वो बहुत बड़ा लीडर है, वो पूरी कौम को लीड कर रहा है। वो कह सकता था कि मैं नहीं मिलता, वो कहता है मैं नहीं मिलता, वो कह सकता था सर मैं नहीं मिलता, लेकिन वो क्यों मिला? कौन चल के गया था मिलने? सर लीडर कौन है? दोनों साइड पे कौन खेलता है? सर अब देखें, आप बात खोल रहे हैं तो सुन लें। फिर आप मामला ये हुआ था कि सर अब सुन लें ना, अब सुन लें। अब मैं आपको बता देता हूं, मियां नवाज शरीफ साहब सुने, मियां नवाज शरीफ साहब जेल में बंद थे। इमरान खान साहब ने तुर्की के साथ, ईरान के साथ और मलेशिया के साथ जब ये गए थे अक़वाम मुत्तहिदा में, वहां पे इन्होंने खुफिया मीटिंग की थी। उस मीटिंग के अंदर कुछ तय पा गया था कि ये नया टीवी चैनल भी बनाएंगे, कुछ और चीजें भी, कुछ अनाउंस हुई थी, कुछ अनाउंस नहीं हुई थी। सऊदी अरब के पास ये इंफॉर्मेशन गई थी, सऊदी अरब सख्त नाराज हो गया था और उसने उस नाराजगी के ऊपर पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने का फैसला कर लिया था। और सऊदी अरब का जो कीमती तरीन आदमी पाकिस्तान की एक जेल में पड़ा था, वो सऊदी अरब ने बंदोबस्त करवा के एक मरतबा फिर उसको बाहर निकलवाया, जैसे सऊदी अरब हमेशा करता है। ये है जी सारी कहानी। अब इसमें से आप जो मर्जी निकाल लें। सऊदी अरब का वो कीमती तरीन आदमी जो जब सऊदिया ने फौज मांगी, इमरान खान, सऊदी अरब का वो कीमती तरीन आदमी जब यमन की लड़ाई के लिए फौज मांगी, वजीर आजम कौन था? इनकार किसने किया? पार्लिमान ने। पार्लिमान ने इनकार नवाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने इनकार किया था, पीटीआई ने किया था, पीएमएलएन ने किया था, सबने मिलकर किया। लीडर कौन था पार्लिमान का? सबने इनकार किया था। वो अकेला फैसला ही नहीं कर सकता था। चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हैं? पार्लिमान का लीडर कौन था? चौधरी साहब फैसला कर ही नहीं सकता था। पीपल्स पार्टी ने बहुत जोरदार पार्लिमान का लीडर कौन था? ये तो अच्छी बात है ना। मियां नवाज शरीफ साहब का जोर था कि ये हो, लेकिन वो नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाए। हाउस है, उसे पार्लिमान को साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक बात, सऊदी अरब के सबसे शैला अप्पा आप लोगों ने मना नहीं किया था कि सऊदी अरब में ऐसे ही फौज उठा के ना भेज दो? देखिए ये बिल्कुल बात है कि पार्लियामेंट ने फैसला तो किया था, ना, मिल बैठ के पार्लियामेंट ने फैसला किया। अगर पार्लियामेंट को ताकतवर रखा जाएगा तो मुल्क अच्छे फैसले करेगा। पार्लियामेंट ताकतवर नहीं होगी तो कश्मीर भी हाथ से चला जाएगा। पार्लियामेंट ताकतवर नहीं होगी तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कवानीन बनेंगे। पार्लियामेंट ताकतवर नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट चीखेगा और दैट डिसीजन वाज टेकन बाय पार्लियामेंट की जा रही है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। पार्लियामेंट को हमेशा ताकतवर बनाए, लानत ना भेजे उस पे बाहर से खड़े होकर। या एग्जैक्टली, यू आर राइट। और उस दौर का पार्लियामेंट का डिसीजन जो है उसके ऊपर सबको फख्र है। लेकिन मियां साहब के सऊदी अरब के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के किसी दूसरे लीडर के नहीं हो सकते।
सऊदी अरब अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट करता है सबसे ज्यादा तो वो मियां नवाज शरीफ पे करता हमें फख्र है इस बात सऊदी अरब का अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार है पाकिस्तान में तो वो मियां नवाज शरीफ पे। तो सर फिर सऊदी अरब ने रोल प्ले किया, ये भी मान लेना। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर इलाक़ हुसैन साहब, 264% अद्वियात की कीमतों में इजाफा। क्या करना क्या आपने गरीब के साथ, और ये जान बचाने वाली अद्वियात हैं सारी की सारी। आपने आटे और चीनी के बहरान के ऊपर आपने नोटिस लिया, हमें कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया अभी तक जिसके ऊपर उसको सजा हुई हो या वो पकड़ा गया हो या पता चला हो कि ये वो बंदा है जिसने ये सारा कुछ किया था। माफिया का कोई एक हिस्सा हमें ऐसा नजर नहीं आया जिसके खिलाफ आपने कोई एक्शन ले लिया हो। अद्वियात की कीमतें एक बंदे ने पहले बढ़ाई, उसको उहदा फारग किया, दूसरा उहदा दिया, उसको आपने सस्टेन कर, अब दोबारा आपने बढ़ा दी। सर क्या चाहते क्या है, करना क्या चाह रहे हैं? मेरी इत्तलात के मुताबिक इमरान भाई, पीर को वज़ीर आज़म साहब एक एलामिया जारी कर रहे हैं या एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या बुला रहे लोगों को, जिसमें अद्वियात की कीमतों का उन्होंने आज, मैं लफ्ज़ नोटिस इस्तेमाल नहीं करूंगा वरना मेरी बहन शैला कहेंगी जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं उसकी वो कीमत सही कहेंगी, वैसे अगर कहेंगी तो। उस पर उन्होंने हाँ तो मैं इसलिए नहीं कह रहा, वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन वो उन्होंने बुलाया पीर को इजलास, और पूरी मुझे यकीन है कि ये अद्वियात की जो जान बचाने की अद्वियात खास तौर पर है, उनकी कीमतों में इजाफा जो हुआ है वो कम हो जाएगा। लेकिन आप एक बात ये भी तो पूछ लें, ये बात तो अपनी जगह पर है, जो है गलत है वो गलत है, उसकी कोई उसकी तारीफ नहीं कर सकता, आप भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा कि जो चीज़ें सही होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। लेकिन ये टॉम हॉक मिसाइल जो था, टॉम हॉक मिसाइल तो पाकिस्तान ने नहीं बनाया था, ये तो बात तय है ना। टॉम हॉक मिसाइल तो अमेरिका की डिफेंस कंपनी ने बनाया था। आज नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यानी सहाफियों से बात करते हुए कहा है टॉम हॉक मिसाइल भी हमने बनाया था। तो हम तो भाई कह रहे हैं कि जहां चीजें गलत है वो गलत है, उनको सही करें। तो हम तो कह रहे हैं, वो कह रहे टॉम हॉक मिसाइल पाकिस्तान ने बनाया था, ये तो मुझे बताया ना, समझाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। स्लिप ऑफ टंग हो गई सर, जैसे जर्मनी और जापान मिल जाते हैं, इसी तरह का कोई मियां साहब से भी हो गया, वो कोई और मिसाइल कहना चाह रहे होंगे। सही, हाँ, कोई और या उस टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान ने, समझिए एक्चुअली पाकिस्तान के पास जितनी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो आपको पता है कि दुनिया में एक तरह की है सारी। शैला आपा, आपकी अपोजिशन का तक ये फैसला नहीं हुआ कि लीड कौन करेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस तहरीक का लीडर बना दिया जाए, लेकिन जिस तरह की जुबान वो इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कल उन्होंने यहाँ तक कहा कि इदारों को मुखातिब करते हुए ये कहा और पाकिस्तान की फ़ौज को कि वो हशर करेंगे जैसे अफगानिस्तान में वो अमेरिका का हुआ है। तो ये इस किस्म के अल्फाज जब फजलुर रहमान साहब बोलेंगे तो आप उनको बतौर लीडर 10 जमाती इत्तेहाद का सरबराह बना सकते हैं? देखिए, बात यह है कि कोई किसी भी जगह कुछ भी बोलता, लेकिन जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म का जलसा होगा वो इन 26 नुकात को कवर करेगा। ठीक है, 25 कह लें, पहला तो नुकता यही है कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट है और उसमें हम जो है एक अपना मौक़िफ़ रख चुके हैं और वही रखेंगे। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि आपने अभी एक टॉपिक लिया था और हमें इस पर बात करनी चाहिए। आमिर लियाकत को मैं कहूँगी कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी इस वक्त जुर्रत कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी के हशर के बाद कि वो गलत को गलत कहने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, तकरीबन 500% दवाएं महंगी हो चुकी हैं जब से PTI आई है और आमिर कियानी को फिर ये किया गया कि उनको पार्टी में एक अच्छा ओहदा दे दिया गया। अभी बिजली की कीमतें कराची की ₹1.80 बढ़ा दी गई। MQM ने सत्तू पी लिया, मुंह में जो है, बल्कि मैं कहती हूँ एल्फ डाल ली। जब हमारे ज़माने में पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनली हाई लेवल पे थी तो ₹4 जब हुआ था यूनिट, तो उन्होंने इन बातों पे 2-3 दफा गवर्नमेंट छोड़ी, लेकिन अब एक वजारत के साथ सत्तू मुंह में डाले बैठे हैं। इसके अलावा अभी हमने ये सुना था कि वजीर आजम साहब जो हैं गरीबों का इतना फिक्र करते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब देखिए कि जो 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे उनके लिए भी बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तो ये कैसे आंसू हैं मुझे कि वो गरीबों को कोई रिलीफ ही नहीं दे रहे। ये कैसे आंसू हैं जिन्होंने यूटिलिटी स्टोर से चीजें महंगी की, फिर यूटिलिटी स्टोर से वो आंसू चीजें बाहर के ले गए। तो मैं बहुत हैरान हूँ कि पाकिस्तान जो है वो महंगाई में पहले नंबर पे आ गया और वो वजीर आजम जो कहते थे कि मैं
IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, दूसरों के कदमों में अपनी जो है अना नहीं रखूंगा। उन्होंने अवाम की अना को कहा कि मैंने तुम्हारे लिए जो है लंगर खाने खोल दिए, उसमें चले जाओ। ठीक, और लंगर खाने कौन सा है, वो भी मुखैर हजरात बेचारे लंगर खानों से अब मुल्क तो नहीं चलेगा ना शैलरदा साहबा। लंगर खाना तो चले, एक आपकी ख्वाहिश हो सकती है और कुछ लोग रिलेट कर सकता है, मुल्क तो नहीं चलता ना। चौधरी जाफर इकबाल साहब, नवाज शरीफ साहब इस मरतबा जो तहरीक चला रहे हैं, ये तहरीक नवाज शरीफ साहब कौम के लिए चला रहे हैं इन इशूज के ऊपर, या कौम मियां नवाज शरीफ साहब के लिए चलाए उनके इश्यूज के ऊपर? जरा इसको इस दफा क्लियर कर दें। ये बार बार सवाल आता है कि ये एक ऐसी लीडरशिप है जिसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उनके केसेस का मामला ज्यादा है, अवामी मसला कम है। तो जरा इसमें जरा क्लैरिटी वक्त के साथ तो शायद आ जाएगी, लेकिन आप भी बयान फरमा दें। जी, बहुत बड़ी क्लैरिटी है। देखिए, जब 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली बतौर वजीर आजम, लीडर ऑफ द हाउस, उन्होंने 3 चीज़ें अपने लिए मेन प्रायोरिटी रखी। नंबर 1 था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर होनी चाहिए, कि सियासी इस्तेहकाम होगा और फिर सारे मामलात बेहतर चल सकेंगे। उस सियासी इस्तेहकाम में जिस पार्टी का जो मैंडेट था, PTI का सरहद के अंदर, बलोच और पख्तून जो हैं उनका वहाँ पे बलोचिस्तान के अंदर, पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर, सबको मिलकर साथ चलाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतरी आई। दूसरा उनका ये था कि मुल्क के अंदर बिजली का बहरान ख़त्म किया जाए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ। एक मजदूर से लेके, एक सिलाई मशीन वाले से लेके कारखानादार तक, एक ज़मींदार जो ट्यूबवेल इस्तेमाल करता था, वो सब सुरखरू हुए, वो सब आसूदा हाल हुए। और तीसरा था मुल्क के अंदर दहशत गर्दी। कराची का सबसे बड़ा मसला था दहशत गर्दी, वहाँ से भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबरें आई। तो मियां नवाज शरीफ के साथ इसलिए लोग खड़े हैं कि उसने इस मुल्क के जो मेन मसाइल थे वो हल किए। और आज पब्लिक इश्यूज के ऊपर आप तहरीक चलाने जा रहे हैं, ठीक है। अब वक्त खत्म हो गया सर, मैं अनफॉर्चुनेटली। अब दोबारा बात को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कल एक और प्रोग्राम में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।